लफ्ज ड्राइंग को समझे। हमने कहा कि ड्राइंग का मतलब है सॉल्वेंट का इवेपोरेट होना, बस। सॉल्वेंट इवेपोरेशन सॉलली रिलेट विद द ड्राइंग। अब ये जो ड्राइंग हो रही है, ड्राइंग का ताल्लुक हमने कहा टेम्परेचर के साथ है। इस वजह से मुख्तलिफ स्लॉट्स बना दी गई ड्राइंग की, कि अगर तो ड्राइंग एम्बिएंट टेम्परेचर पर हो रही है तो उसे हम कहते हैं एयर ड्राइंग हो रही है, और अगर एम्बिएंट से लेकर 65 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक ड्राइंग हो रही है तो फिर हम इसे क्या कहते हैं, ये फोर्स ड्राइंग हो रही है। और अगर 65 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा टेम्परेचर पर ड्राइंग हो रही हो तो इस ड्राइंग को हम कहते हैं स्टोविंग। तो 3 तरह की ड्राइंग्स हैं। अब लफ्ज क्योरिंग के ऊपर आप गौर करें। क्योरिंग जो है ना, इसमें फिजिकली एक फिजिकल ट्रांजिशन आ रही होती है और एक केमिकल ट्रांजिशन आ रही होती है, यानी चेंज आ रहा होता है। आपने देखा जब आप कोई लिक्विड पेंट सबस्ट्रेट के ऊपर अप्लाई करते हैं तो उस लिक्विड पेंट में सबसे पहले सॉल्वेंट इवेपोरेशन होती है, सॉल्वेंट उड़ता है। लेकिन जैसे ही सॉल्वेंट उड़ता है, पीछे वो लिक्विड पेंट आपको ड्राई और हार्ड कोटिंग में तब्दील होता नजर आता है। अब ये जो लिक्विड से ड्राई एंड हार्ड कोटिंग में तब्दीली जो है, इस तब्दीली का नाम क्योरिंग है। लिक्विड टू ड्राई कोटिंग, लिक्विड टू हार्ड कोटिंग। सो ट्रांजिशन फ्रॉम लिक्विड टू हार्ड कोटिंग इज कॉल्ड द क्योरिंग। क्लियर? तो ड्राइंग एंड क्योरिंग ये दोनों ही डिफरेंट हैं। इट मीन्स ड्राइंग ओनली रिलेट विद द सॉल्वेंट इवेपोरेशन, whereas curing only relate with the transition from liquid to hard coating। और इस ट्रांजिशन के दौरान बेसिकली हो क्या रहा होता है, आपने पढ़ा चैप्टर नंबर 4 के अंदर कि जब हम पेंट लगाते हैं सॉल्वेंट इवेपोरेट होता है तो फौरन ही पेंट की जो बेस है, बाइंडर है, उस बाइंडर के अंदर केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। और वो केमिकल रिएक्शन को के लिए खास टर्म हमने यूज की थी, हमने कहा पॉलीमराइजेशन होना शुरू हो जाती है, जिसके नतीजे में पॉलीमर बनना शुरू हो जाते हैं। तो अंदर जो केमिकल चेंज आ रहा होता है वो बेसिकली पॉलीमराइजेशन हो रही होती है, जबकि बाहर जो फिजिकल चेंज नजर आ रहा होता है वो हमें कोटिंग लिक्विड से ड्राई में तब्दील होती नजर आ रही होती है। तो जब अंदर पॉलीमराइजेशन हो रही है, केमिकली चेंज की को रिप्रेजेंट कर रही है, और फिजिकल चेंज को जो हम आम आंख से नजर आ रहा है हमें, वो लिक्विड टू ड्राई होते नजर आ रहा है। और जबकि उसके नीचे यानी उसके अंदर जो केमिकल चेंज आ रहा था वो पॉलीमराइजेशन हो रही है। हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था ना कि पॉलीमराइजेशन यानी लीनियर पॉलीमर जब बनते हैं या ब्रांच पॉलीमर बनते हैं या क्रॉस लिंक पॉलीमर बनते हैं, पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि जब लीनियर पॉलीमर जो होते हैं वो रिवर्स हो जाते हैं, थर्मोप्लास्टिक होते हैं और नॉन कन्वर्टिबल होते हैं, जबकि ब्रांड और क्रॉस लिंक पॉलीमर जो होते हैं वो थर्मोसेटिंग मटेरियल होते हैं और ये कन्वर्ट हो जाते हैं रिएक्शन करके ऑक्सीजन के साथ, और ये वापस रिवर्स नहीं हो सकते। ये चैप्टर 4 में हमने जब पॉलीमराइजेशन का पढ़ा था उस वक्त इन चीज़ों को पढ़ा था। तो बहरहाल कंक्लूड करते हैं कि इस चैप्टर के टाइटल से हमें पता चल रहा है कि इस चैप्टर में हम ड्राइंग के रेलेवेंट जो 3 टर्म्स यूज होती हैं उनके बारे में सीखा है, और दूसरा अभी हम 4 मैकेनिज्म्स हैं जो क्योरिंग के रेलेवेंट हैं। तो क्योरिंग की 4 में से किसी एक मैकेनिज्म के तहत बाज दफा हो रही होती है, बाज दफा कोई से 2 कम्बिनेशन बन जाते हैं मैकेनिज्म्स के या सेट ऑफ मैकेनिज्म्स के, यानी कम्बिनेशन ऑफ मैकेनिज्म के तहत क्योरिंग हो रही होती है। ड्राइंग एंड क्योरिंग ऑफ द पेंट फिल्म क्या है, हमने कहा ड्यूरिंग ड्राइंग एंड क्योरिंग पेंट चेंज फ्रॉम द लिक्विड टू द सॉलिड। अब इसमें जब हम एयर ड्राइंग, फोर्स ड्राइंग और स्टोविंग की बात कर ली कि ये जो 3 टर्म्स हैं ये ड्राइंग के साथ रिलेट कर रही हैं। अगर सॉल्वेंट इवेपोरेशन यानी ड्राइंग जो है वो एम्बिएंट टेम्परेचर पर हो रही है, रूम टेम्परेचर पर हो रही है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो रही है, तो फिर तो ये एयर ड्राइंग हो रही है। और अगर एम्बिएंट से लेकर 65 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक ड्राइंग हो रही है तो ये फोर्स ड्राइंग है। और फिर अगर अबव 65 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये ड्राइंग हो रही है तो फिर इस ड्राइंग को हम स्टोविंग कहते हैं। क्या कहते हैं जी? स्टोविंग। क्लियर होगी बात?
उसके बाद अब हम बड़ी डिटेल के साथ ये चारों क्योरिंग मैकेनिज्म्स जो हैं उनको डिस्कस करते हैं। हमने अभी जैसे कहा कि क्योरिंग से मुराद ट्रांजिशन है, जिस ट्रांजिशन के तहत या केमिकल रिएक्शन है जिसके तहत पेंट लिक्विड से सॉलिड में तब्दील होता है। इस ट्रांजिशन के अंदर, इस तब्दीली के अंदर चार मैकेनिज्म में से कोई एक या कॉम्बिनेशन ऑफ मैकेनिज्म्स इन्वॉल्व होते हैं। जो अगर हम मैकेनिज्म देखें तो नंबर एक हमारे पास सॉल्वेंट इवेपोरेशन है, और आपको पता है सॉल्वेंट इवेपोरेशन, दूसरा ऑक्सीडेशन, तीसरा केमिकल क्योरिंग और चौथा जो है वो कोलेसेंस है। ये चार मुख्तलिफ मैकेनिज्म है। मैंने कहा हर एक मैकेनिज्म जो है वो अपना अपना मुख्तलिफ रोल अदा करता है। बाज़ दफ़ा जब ये ट्रांजिशन लिक्विड टू सॉलिड होती है तो या तो कम्बिनेशंस ऑफ मैकेनिज्म यूज होते हैं या किसी एक मैकेनिज्म के तहत जो है ये क्योरिंग हो रही होती है। अब अगर हम पहले मैकेनिज्म की बात करें, द फर्स्ट मैकेनिज्म इज सॉल्वेंट इवेपोरेशन। अब सॉल्वेंट इवेपोरेशन, आपको पता है सॉल्वेंट की इवेपोरेशन जो है वो रिलेट, जैसे अभी मैंने कहा, टेम्परेचर के साथ भी कर रही होती है और साथ साथ हवा में सॉल्वेंट वेपर्स की मिकदार के ऊपर यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी के ऊपर भी कर रही होती है। आपको पता है अगर हवा में ह्यूमिडिटी पहले से ज्यादा होगी तो सॉल्वेंट इवेपोरेशन रेट स्लो हो जाएगा, क्योंकि आपने एयर का एक बिहेवियर नोट किया होगा, और वो बिहेवियर क्या है हवा का, या प्रॉपर्टी क्या है हवा की, वो ये है कि जैसे जैसे हवा गर्म होती है, ये प्रीवियस लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि जैसे जैसे हवा गर्म होती है हवा फैलती है, एक्सपेंड करती है, और जब हवा फैलती है तो हवा की सॉल्वेंट वेपर्स को होल्ड करने की कैपेसिटी भी डबल हो जाती है, पहले से दुगनी हो जाती है। इस वजह से जो इनके अंदर एक पीरियोडिक चेंज देखा गया वो ये है कि हर 11 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के बढ़ने पर सॉल्वेंट वेपर्स को होल्ड करने की कैपेसिटी हवा की पहले से दुगनी हो जाती है। और इसी का वाइस वर्सा लिया था कि हर 11 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम होने पर सॉल्वेंट वेपर्स को होल्ड करने की कैपेसिटी हवा की आधी रह जाती है। तो 11 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़े तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हवा की डबल, और अगर 11 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम हो तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हवा की आधी रह जाए। इस बेस पे जब टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है, हम कहते हैं हवा गर्म होती है, फैलती है, और सॉल्वेंट बहुत जल्द जो है वो इवेपोरेट होता है, और इवेपोरेट होकर हवा में चला जाता है, हवा में चला जाता है। इसको सॉल्वेंट इवेपोरेशन कहते हैं। लेकिन ये जो मटेरियल जब सॉल्वेंट इवेपोरेशन हो रही है तो मोस्टली ये मटेरियल किस फॉर्म में आता है, हम कहते हैं ना लिक्विड पेंट्स हैं। अब लिक्विड पेंट्स में भी देखा जाए तो कुछ पेंट ऐसे हैं जो सोल्यूशन पॉलीमर पर मुश्तमिल होते हैं। ये सोल्यूशन पॉलीमर की मिसाल आप ऐसे ले लें, आप सब ने नूडल्स खाए हैं, नूडल्स। जब आप नूडल लेकर आते हैं और उसको रैपर खोलते हैं तो उस वक्त वो एक एक लंबा जो नूडल है वो समझ लें एक एक पॉलीमर है, जिसको लीनियर पॉलीमर हम कहते हैं। तशबीह दे लेते हैं कि जी ये एक लीनियर पॉलीमर है। आपने देखा जब वो रैपर खोला जाता है तो वो लीनियर पॉलीमर, जो लंबे लंबे पॉलीमर हैं, वो पॉलीमर आपस में जुड़े हुए हैं और क्लस्टर बनाया हुआ है। वो पॉलीमर आपस में जुड़कर क्लस्टर बनाकर हार्ड हुए हैं, और आपने देखा वही पॉलीमर जो आपस में जुड़कर हार्ड हुए हैं उनके एक दूसरे के साथ हिस्से टच हो रहे होते हैं। तो यही है कि ये हमारे जो सोल्यूशन पॉलीमर, जब हम पेंट लगाते हैं तो वो सोल्यूशन पॉलीमर की फॉर्म में होता है, लेकिन जैसे ही उसमें से सॉल्वेंट उड़ते हैं तो उसके जो लीनियर पॉलीमर हैं वो आपस में फिजिकली इस तरह रीअरेंज करते हैं एक दूसरे को कि वो क्लस्टर की सूरत में स्पाइरल फॉर्म में एक दूसरे के साथ जुड़ना शुरू हो जाते हैं, और जो जो हिस्से उनके आपस में जुड़ रहे होते हैं वहां पे कमजोर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा होता है, उसकी वजह से वो जुड़ रहे होते हैं।
और फिर ये जब कोटिंग हार्ड हो जाती है तो उस वक्त क्लस्टर फॉर्म में लीनियर पॉलीमर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं और उनके दरमियान में जो बॉन्डिंग होती है वो सेकेंडरी हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ होता है, जिसकी वजह से वो मजबूती आ जाती है। अब इसी के अंदर आप जब सॉल्वेंट डाल दें, स्ट्रॉन्ग सॉल्वेंट डाल दें, जैसे आप पानी लेते हैं ना, गर्म पानी करते हैं और गर्म पानी के अंदर यही नया नूडल्स वाला पैकेट खोला और डाल दिया, तो जैसे जैसे पानी गर्म होता है तो क्या होगा, वो नूडल्स जो आपस में जुड़े हुए थे वो आप दोबारा से लीनियर अलग-अलग होना शुरू हो जाते हैं और एक वक्त आता है कि जब वो पक जाते हैं तो आप कहते हैं एक एक भी उठा सकते हैं ऐसे। तो यही मिसाल आप ज़हन में रखते हुए इस चीज़ को ख्याल रखें कि जो पेंट जब सॉल्यूशन फॉर्म में होता है, जब आप उसको लगाते हैं तो उस वक्त सॉल्यूशन पॉलीमर से वो लीनियर पॉलीमर में बनते हैं और हार्ड होकर क्योर हो जाते हैं। लेकिन जब उनके ऊपर कोई स्ट्रॉन्ग सॉल्वेंट दोबारा डाल दिया जाए तो ये स्ट्रॉन्ग सॉल्वेंट उनके दरमियान में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन चुका था उस बॉन्ड को वो तोड़ देते हैं और तोड़कर इसको रिवर्स कर देते हैं। तो सॉल्यूशन पॉलीमर पहले लीनियर पॉलीमर में बनते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग सॉल्वेंट डालने की वजह से वो लीनियर पॉलीमर दोबारा से सॉल्यूशन पॉलीमर में तब्दील हो जाते हैं, यानी ये रिवर्स हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? रिवर्स हो जाते हैं। इस वजह से हम कहते हैं कि वो मटेरियल पेंट का वो मटेरियल या पेंट की वो टाइप जो रिवर्स हो सकती है, जो सॉल्यूशन से लीनियर और लीनियर से वापस सॉल्यूशन पॉलीमर में तब्दील हो जाती है, वो मटेरियल हमें जो है वो थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। हमारा वो मटेरियल क्या कहलाता है? थर्मोप्लास्टिक। ये देखें, ये थर्मोप्लास्टिक भी हो गया, ये नॉन कन्वर्टिबल, कोई केमिकल चेंज नहीं आया, इस वजह से ये नॉन कन्वर्टिबल है, जस्ट फिजिकल चेंजेस ही आ रहे थे, और रिवर्स भी हो चुका है, इस वजह से हम कहते हैं ये रिवर्सिबल भी है। तो कौन कौन से पेंट हैं जो सॉल्वेंट इवेपोरेशन मैकेनिज्म के तहत क्योर होते हैं? उनमें से देखा जाए तो क्लोरीनेटेड रबड़ है, वनाइल है, एक्राइलिक है, सेलुलोजिक रेजन्स हैं और लैक्वर्स हैं। ठीक है, तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपने 3 बातें इसमें से सिर्फ याद रखनी है। नंबर 1, कौन कौन से बाइंडर्स हैं या पेंट्स हैं जो सॉल्वेंट इवेपोरेशन मैकेनिज्म के तहत क्योर होते हैं? तो जैसे क्लोरीनेटेड रबड़, वनाइल, एक्राइलिक, सेलुलोजिक रेजन और लैक्वर्स, इनके नाम याद रखें। और ये जो लीनियर पॉलीमर्स पहले सॉल्यूशन और फिर लीनियर से सॉल्यूशन में तब्दील हो जाते हैं, इस तरह के मटेरियल को थर्मोप्लास्टिक, रिवर्सिबल और नॉन कन्वर्टिबल कहा जाता है। ये पहला मैकेनिज्म है। क्लियर? उसके बाद दूसरा मैकेनिज्म है हमारा ऑक्सीडेशन। कहते हैं बाज़ दफ़ा ऐसा होता है अगर आपने लिक्विड पेंट लगाए हैं तो लिक्विड पेंट तो सॉल्वेंट इवेपोरेट होते ही पॉलीमराइजेशन के अमल को दावत दे देता है, यानी पॉलीमराइजेशन स्टार्ट कर देता है। अब कुछ पेंट के पॉलीमर या बाइंडर्स ऐसे होते हैं जो हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीडेशन कर रहे होते हैं, और बाज़ दफ़ा हम जब हवा में मौजूद ऑक्सीजन के ऊपर रिलाई नहीं करते तो हम खुद भी पेंट के अंदर ऐसे रिएक्शन करवा रहे होते हैं जिनसे ऑक्सीजन मुहैया हो रही होती है। आपने अदर एडिटिव्स में पढ़ा था, ड्रायर्स पढ़ा था, ड्रायर्स जिसमें हैवी मेटल सॉल्ट्स पड़े थे। आपने कहा था मैंगानीज नेफ्थानेट या ऑक्टोएट्स, जर्कोनियम नेफ्थानेट्स या ऑक्टोएट्स पढ़ा था, कोबाल्ट नेफ्थानेट्स या ऑक्टोएट्स बतौर ड्रायर्स या ऑक्सीडेंट्स इस्तेमाल होते हैं। तो जब ऑक्सीजन बाहर वाली यानी एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और पेंट के अंदर से ऑक्सीजन मिल रही हो तो पॉलीमर जो बनना शुरू होते हैं, हमने पढ़ा था एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस तीनों के अलोंग बनना शुरू हो जाते हैं, और इस तरह की पॉलीमराइजेशन को क्रॉस लिंक पॉलीमराइजेशन कहा जाता है। तो जब ऑक्सीडेशन हो रही होती है तो क्रॉस लिंक पॉलीमराइजेशन स्टार्ट हो जाती है। लेकिन इसमें देखें सबसे पहला मैकेनिज्म जिस पेंट के अंदर क्रॉस लिंक पॉलीमराइजेशन होती है, याद रखें उसमें सबसे पहला मैकेनिज्म सॉल्वेंट इवेपोरेशन है। पहला मैकेनिज्म सॉल्वेंट इवेपोरेशन है। जैसे सॉल्वेंट इवेपोरेट होगा पॉलीमराइजेशन स्टार्ट हो जाएगी, ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाएगी, क्रॉस लिंक पॉलीमराइजेशन होना शुरू हो जाएगी। क्लियर है? और इस मैकेनिज्म को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन।
और चूंकि ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नया केमिकल यानी स्ट्रक्चर अपना चेंज कर लेता है, तो इस वजह से ये कन्वर्टिबल है, ये रिवर्स नहीं हो सकता। और ऐसा मटेरियल जो रिएक्शन करके कुछ नया बन जाए तो उसको हम कहते हैं ये थर्मोसेटिंग मटेरियल है। ये क्या है? थर्मोसेटिंग। हाँ जी, थर्मोसेटिंग। तो ऑक्सीडेशन मैकेनिज्म जो है वो थर्मोसेटिंग मटेरियल के अंदर ज़्यादा होता है जी। और क्वेश्चंस क्या हैं इसमें याद रखने वाले? नंबर 1, मटेरियल का नाम रखें याद, जैसे एल्किड है, फिनोलिक है, नेचुरल ऑयल है, नेचुरल रेजन्स है। और जैसे आपने APCS2C का जिक्र किया था, तो इसके अंदर क्या था? फिनोलिक इपॉक्सी थी ना? जी जी, फिनोलिक 930 जी। अब ये जो फिनोलिक इपॉक्सी है, आप इसमें ज़रा नेचर चेक करें। इपॉक्सी और ये फिनोलिक, ये दोनों ही ऑक्सीडेटिव हैं और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्रॉस लिंक पॉलीमर बना रहे होते हैं। और ये थर्मोसेटिंग है। एक दफ़ा क्योर हो जाए तो फिर क्योर होने के बाद रिवर्स नहीं होते। इस पे कोई स्ट्रॉन्ग सॉल्वेंट होता है ना, कैसे कि कोई स्ट्रॉन्ग सॉल्वेंट डालें तो रिवर्स हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होएगा। ठीक होगी बात? सही। तो ये हो गया। आफ्टर केमिकल रिएक्शन इट चेंज द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द बाइंडर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नॉन रिवर्सिबल। और कौन कौन से हैं? एल्किड, फिनोलिक, नेचुरल ऑयल, नेचुरल रेजन्स, और इधर इपॉक्सी भी लिख लें, खाली इपॉक्सी अगर है। अगर 2 पैक वाली सिंगल पैक इपॉक्सी है तो उसमें यही हो सकता है, और अगर 2 पैक इपॉक्सी है तो उसमें फिर ऑक्सीडेशन नहीं बल्कि जो नेक्स्ट तीसरा मैकेनिज्म है केमिकल क्योरिंग, वो हो रहा होगा। ये केमिकल क्योरिंग, ये हमारा तीसरा रिएक्शन मैकेनिज्म है। अब ये जो केमिकल क्योरिंग है, मैंने स्टार्टिंग में भी आपसे जब हमने पूछा था तो मैंने पूछा था कि क्या वो 2 पैक मटेरियल है। याद रखें, ऐसे पेंट जिनमें बेस और हार्डनर या कैटालिस्ट भी, उसे हार्डनर भी कहते हैं, कैटालिस्ट भी कहते हैं, थिनर भी कहते हैं, और बेस अलग से, ये दोनों चीज़ें अलग से अलग अलग 2 मुख्तलिफ डिब्बों में मौजूद और उनको मिक्स करके यूज़ किया जाए तो वो 2 पैक मटेरियल हो सकता है। अब आपने पीछे जब बाइंडर्स पढ़े थे तो आपने पढ़ा था कि 2 पैक मटेरियल, इपॉक्सी भी 2 पैक मटेरियल में पाया जाता है और यूरीथेन्स भी 2 पैक मटेरियल में मिलता है। तो बाज़ दफ़ा 2 पैक इपॉक्सी या बाज़ दफ़ा 2 पैक यूरीथेन या पॉलीयूरीथेन्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो 2 पैक की बात हो रही है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक बेस और दूसरा एक्टिवेटर, एक पैक है बेस और दूसरा एक्टिवेटर भी हो सकता है। इस एक्टिवेटर को हार्डनर भी कह सकते हैं, और इसी एक्टिवेटर या हार्डनर को कैटालिस्ट भी कह सकते हैं। समझ रहे बात? सही। और ये दूसरा है हमारे पास बेस। बेस क्या है? ये बेस बेसिकली आपका बाइंडर होता है। क्या होता है? बाइंडर। जो केमिकल चेंज आना होता है इसी बाइंडर के अंदर, जो पॉलीमराइजेशन होती है इसी बाइंडर के अंदर, लीनियर पॉलीमर बने, ब्रांच बने या क्रॉस लिंक पॉलीमर बने, इसी बाइंडर के अंदर हो रहा होता है। और ये वो बाइंडर ही है जिसकी वजह से हम तयन करते हैं कि इस पेंट की लाइफ कितनी है। और अगर बाइंडर जब ख़त्म हो जाता है, उसकी लाइफ ख़त्म हो जाती है, तो फिर पेंट ख़राब होता है। समझ रहे बात? और ये इसकी बुनियाद पे मैंने कहा लाइफ का तयन कर रहे होते हैं। किसी भी पेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज़, इवन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बेस ही बाइंडर के ऊपर कर रही होती हैं। तो बाइंडर हमने पढ़ा था कि एक मेन कंपोनेंट होता है। हमने पढ़ा था कि बाइंडर जो है वो हमारा अच्छा बाइंडर वही है जो अच्छी एडहेशन, कोहेशन दे, रेजिस्टेंस टू वाटर दे, रेजिस्टेंस टू सनलाइट दे, रेजिस्टेंस टू सॉल्वेंट दे, रेजिस्टेंस टू केमिकल अटैक दे, किसी भी तरह की जो है ना कोई चीज़ उसमें से ना गुजर सके, वो अच्छा बाइंडर है। लिक्विड से सॉलिड होने की सलाहियत रखता हो, ये सारी प्रॉपर्टीज़ हमने एक बाइंडर के अंदर पढ़ी थी। अब देखें, जब 2 पैक मटेरियल मिलता है ना, तो बाकायदा मटेरियल डेटा शीट जो होती है या टेक्निकल जो डेटा शीट होती है उसके ऊपर लिखा जाता है कि आपने ये जो बाइंडर या बेस है उसके कितने पार्ट्स आपस में मिलाने हैं, उनकी रेशो दी जाती है। फर्ज किया आपको कहा जाता है कि जनाब 6 पार्ट्स आपने बेस
और 2 पार्ट्स आपने हार्डनर या कैटालिस्ट या एक्टिवेटर डालना है। फिर इन दोनों को आपस में आपने हल करना है ताकि मिक्स डेंसिटी उतनी ही हो जितनी के टेक्निकल डेटा शीट के अंदर बताई गई है। जी क्लियर है? बिल्कुल। और अब अगर मिसाल के तौर पर 6 पार्ट्स अगर वो कह रहा है बेस ले लें और 2 पार्ट्स आप उसके एक्टिवेटर ले लें, तो दोनों को फिर इसी रेशो से मिलाया जाता है। अब आप गौर करें, मिलाने से गौर करें, हमने कहा 2 पैक मटेरियल है, दोनों को आपस में मिलाया जाता है और मिलाने यानी मिक्स किया जाता है। दोनों को जब आप आपस में मिक्स करते हैं ना, तो उसी टेक्निकल डेटा शीट में एक पीरियड लिखा जाता है कि इसका जो इंडक्शन पीरियड है वो 20 से 30 मिनट होता है। आमतौर पर इंडक्शन पीरियड कितना है? 20 से 30 मिनट। अब ये जो 20 से 30 मिनट ये किस लिए है? बेसिकली बेटा इसलिए होते हैं ये कि जब आप 2 पैक मटेरियल को बताई हुई रेशो के मुताबिक आपस में मिक्स करते हैं, तो मिक्सिंग के बाद 20 से 30 मिनट इसको छोड़ देते हैं ताकि इसके दौरान इस मिक्सिंग के दोनों मुख्तलिफ केमिकल्स हैं, तो ये दोनों आपस में रिएक्शन स्टार्ट कर लेते हैं। उस रिएक्शन के 2 टाइप्स हो सकते हैं जो केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होते हैं, या एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है या एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। इन रिएक्शन के यानी नतीजे में या हीट रिलीज हो रही होती है या हीट ऑब्जर्व हो रही होती है। अगर हीट रिलीज हो रही हो तो हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है, और अगर हीट ऑब्जर्व हो रही होती है तो हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है। एग्जिट से याद रखें एक्सोथर्मिक और एंड से एंडोथर्मिक रिएक्शन याद रखें। तो हीट खारिज हो तो एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक, यानी 20 से 30 मिनट के अंदर दोनों केमिकल जो मिक्स किए गए हैं वो रिएक्शन करते हैं। अगर उनमें हीट खारिज होने वाली है तो खारिज हो जाएगी, जज़ब करने वाली है तो जज़ब हो जाएगी। इस दौरान अगर आप इस्तेमाल कर लेते हैं तो वो आपकी स्किन को, एप्लीकेटर की स्किन को अफेक्ट कर सकती है। तो इसलिए हम उस अफेक्ट से बचने के लिए उसका इंडक्शन पीरियड बताया जाता है कि आपने इतने मिनट के लिए इसको मिक्स करने के बाद छोड़ना है। अब ये 20 से 30 मिनट मैंने आपको बताया कि इंडक्शन पीरियड आमतौर पर होता है, लेकिन जो टेक्निकल डेटा शीट के ऊपर टाइम पीरियड दिया गया हो, इंडक्शन पीरियड दिया गया हो, आपने उसको फॉलो करना है। अब आप एक चीज गौर करें, जब आप 2 पैक मटेरियल को अलग-अलग मिक्स कर लेते हैं तो अब उसकी पॉट लाइफ का भी ख्याल रखना है। पॉट लाइफ क्या होती है? आपने देखें इससे पहले एक शेल्फ लाइफ भी पढ़ी थी चैप्टर 4 के अंदर। हमने कहा था किसी भी पेंट की जो एक्सपायरी है वो शेल्फ लाइफ है। आज हमने इंडक्शन पीरियड भी पढ़ लिया। हमने कहा मिक्सिंग के बाद और अप्लाई करने से पहले जो स्टैंड बाय पीरियड होता है वो हमारा इंडक्शन पीरियड है। अब पॉट लाइफ समय कि जब आपने मिक्सिंग कर ली तो आपको बता दिया जाता है कि जनाब 8 घंटे के अंदर अंदर आपने इसका इस्तेमाल करना है, फर्ज किया। अब ये जो 8 आवर्स है ये इसकी पॉट लाइफ है। 8 आवर्स क्या है? इसकी पॉट लाइफ है। अब हम ये नहीं कि उसकी एक्सपायरी के ऊपर चलेंगे या शेल्फ लाइफ के ऊपर चलेंगे, नहीं। एक्सपायरी तो हो सकता है मैन्युफैक्चरर ने लिखी हो कि 2030 में एक्सपायर होगा, लेकिन आपने खोल उसको 2024 में लिया है, लेकिन जब खुल गया है तो अब एक्सपायरी तक नहीं इसको रखा जा सकता, बल्कि इसकी पॉट लाइफ को देखा जाएगा। अगर उसने 8 घंटे कहा है तो 8 घंटे उसकी पॉट लाइफ होगी, 6 घंटे कहा तो 6 घंटे उसकी पॉट लाइफ होगी। समझ गए बात? तो इन बातों का ये जो इंडक्शन पीरियड, पॉट लाइफ, ये चीज़ें आपने एज ए इंस्पेक्टर ज़रूर नोट करनी है और आपने कंप्लाइंस करना है जो टेक्निकल डेटा शीट या मटेरियल डेटा शीट मैन्युफैक्चरर ने प्रोवाइड की होती है उसके साथ। अब जब ये जो 2 पैक मटेरियल की बात हो रही है, एक तो बेस हमने समझ लिया हमारे बाइंडर्स होते हैं, दूसरे जो हार्डनर्स हैं वो कौन कौन से मोस्टली इस्तेमाल होते हैं। जैसे इपॉक्सी की बात करें तो इपॉक्सी में अमाइड यूज होता है और अमाइंस यूज होते हैं। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर अमाइड्स और इपॉक्सी आपस में मिलाएं तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड में 7 दिन के अंदर ये क्योर होता है, 7 डेज के अंदर क्योर हो रहा होता है। और अगर अमाइंस हैं तो फिर 3 दिन के अंदर यानी 3 डेज के अंदर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्योर हो रहा होता है। और अगर पॉलीयूरिथेन्स या यूरिथेन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर उसमें आप आइसोसायानेट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इपॉक्सी में भी आइसोसायानेट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिर ये इपॉक्सी या यूरिथेन अगर इसमें हार्डनर आइसोसायानेट्स डाल दें
तो फिर ये 16 घंटे में एम्बिएंट टेम्परेचर पे ड्राई हो जाता है। क्लियर है? तो ये बेटा तीसरा मैकेनिज्म था आपका केमिकल क्योरिंग। उसके बाद चौथा और आखिरी मैकेनिज्म है दैट इज कोलेसेंस। कोलेसेंस का लफ्जी मतलब फिजिकली ज्वाइन टुगेदर है, और इमल्शन पेंट जो होते हैं उनके अंदर आमतौर पर ये कोलेसेंस देखने को मिलती हैं। जैसे चैप्टर 5 में हमने पढ़ा सीखा कि डिस्पर्शन की दो टाइप्स हैं, एक सस्पेंशन और एक इमल्शन। और इमल्शन में हमने कहा था लिक्विड इन लिक्विड, और वो लिक्विड की मिसाल हमने कहा था नेचुरल ऑयल और वाटर दोनों में आपस में हल नहीं होते, अगर उनका मिक्सचर हो तो वो इमल्शन कहलाएगा। लेकिन क्या इमल्शन पेंट जो है वो भी क्योर होते हैं? जी बिल्कुल क्योर होते हैं, वो फिजिकली जस्ट क्योर होते हैं, और इनके इस फिजिकल क्योरिंग को कोलेसेंस कहा जाता है। और इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता, किसी किस्म का कोई पॉलीमर नहीं बनता, किसी किस्म का यानी आप कह लेना कि कोई ब्रांच या क्रॉस लिंक पॉलीमर बन रहा हो, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है? और फिर सोचने वाली बात है कि क्योर कैसे होते हैं। कहते हैं क्योर ऐसे होते हैं कि फ़र्ज़ किया सॉल्वेंट्स हैं, और सॉल्वेंट्स और ये जो छोटे छोटे ड्रॉप्स मैंने आपको दिखाए कलरफुल से, समझ लें ये हमारे पास ऑयल के ड्रॉप्स हैं, और ये आपस में एक दूसरे के करीब नहीं है। और दूसरी चीज़ जो पानी है, पानी अब बतौर सॉल्वेंट नहीं है बल्कि बतौर कंटिन्यूस फेज़ है। तो समझ लें पानी के अंदर कंटिन्यूस फेज़ के अंदर, पानी के अंदर जैसे बोट तैर रही होती है, इसी तरह यहाँ ऑयल के ड्रॉप्स तैर रहे हैं। लेकिन वक्त के साथ जैसे जैसे टेम्परेचर मिलता है सॉल्वेंट इवेपोरेट होते जाते हैं, और ये ऑयल के ड्रॉप्स एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाते हैं। इतने करीब आते हैं कि ये एक दूसरे को टच कर जाते हैं। जब एक दूसरे को टच करते हैं तो इनके दरमियान जब कोई गोल गोल चीज़ें आपस में आके टच करती हैं तो उनके दरमियान में कुछ खाली जगह बच जाती हैं। जैसे ये खाली जगह बन गई, ये एक खाली सी जगह बन गई। तो बेसिक यहाँ पे तो खाली नहीं है ना, क्योंकि सॉल्वेंट उड़ रहा है, पानी उड़ रहा है यहाँ पे, तो और ऑयल ड्रॉप्स एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। जैसे जैसे पानी उड़ रहा है ऑयल ड्रॉप्स करीब आ रहे हैं। जब ऑयल ड्रॉप्स एक दूसरे को चारों तरफ से टच कर लेते हैं तो इनके दरमियान में कुछ मिकदार पानी की, वाटर की फंस जाती है, इंट्रैप हो जाती है। क्या हो जाती है? इंट्रैपमेंट ऑफ वाटर। जब चारों तरफ से पानी को ऑयल ड्रॉप्स घेर लेते हैं तो पानी अंदर जो है ना वो गर्म हो जाता है, इसका टेम्परेचर चेंज हो जाता है। वाटर का टेम्परेचर क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। इस टेम्परेचर चेंज को टीजी बोलते हैं, टीजी, ट्रांजिशन ग्लॉस टेम्परेचर, टीजी। ठीक है? जी। अब ये जो टेम्परेचर चेंज हुआ ना, ऐसे टेम्परेचर पे हो क्या रहा होता है कि ये सॉल्वेंट जैसे ही गर्म होता है, ये एंट्रैप्ड सॉल्वेंट जैसे ही गर्म होता है तो ये ऑयल के ड्रॉप्स इसको जगह देना शुरू कर देते हैं। तो ये गर्म पानी ऑयल के ड्रॉप्स के अंदर दाखिल होना शुरू होता है, और दाखिल होकर उन्हीं ऑयल के ड्रॉप्स को पहले रबड़ की तरह, चीज़ की तरह बना देता है, यानी रबड़ी और चीज़ी बना देता है। और फिर वो रबड़ी और चीज़ी ड्रॉप्स जो हैं वो फर्दर हार्ड हो जाते हैं। ठीक है? और हार्ड कोटिंग में तब्दील हो जाते हैं। इस तरह ये इनकी क्योरिंग होती है, और इसको हम कोलेसेंस बोलते हैं। क्लियर होगी बात बेटा? जी। ये आपका चैप्टर नंबर 6 जो है वो कंप्लीट हुआ।